बहुत सारे नए आएंगे यहाँ पे। Any doubts? If you don't have any doubts, this simply means you have not studied it even more. It is a simple topic. If you have not studied it, simply means you haven't studied it. पढ़ लीजिए एक बार अपनी मेहनत करके कि अच्छे मौसम में आप लोग वक्त खराब करने यहाँ पे आ रहे हैं, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिए ताकि एक चीज क्लियर हो जाए और इसके लिए कॉन्टिन्यूस प्रॉब्लम एलम इज नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड। ट्रू रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज होने से बॉन्ड प्राइस में चेंज हो रहा है, व्हाई व्हाट इज द शेप ऑफ द एलम कर्व, दीस थिंग्स आर नॉट इजी टू अंडरस्टैंड। चली गए कि एक बार में समझ में आ गया या तो वो जीनियस है या मैं जीनियस हूँ, लेकिन ऐसा दोनों केस में नहीं है। That's what I'm asking you, एक बार इसको पढ़ लीजिए। I'm moving on forward, but what I suggest you, एक बार इसको पढ़ेंगे तभी आपको इसमें जो डाउट्स हैं इसके साथ जुड़े हुए वो आप क्लियर करा सकते हैं। Again I'm giving you a day time, कल और पढ़ लीजिए, otherwise I will wrap up the topic tomorrow. Okay. बाकी जो लोग आज आए हैं उनको आज आना नहीं चाहिए था, फर्स्ट टाइम जो लोग आए कुछ फायदा होगा नहीं उनको आज आए अटेंडेंस वो भी टाइम खराब है। Sir, please, may you please repeat, sir? I am ready. See, we have started on time our course. We will finish it before time. My question to you is, एक बार आप खुद से पढ़ो, कहाँ पे डाउट आ रहा है, मैं पढ़ा दूंगा, बिल्कुल पढ़ा दूंगा, पढ़ाने में कोई नहीं, मेरे पास बहुत सेमेस्टर में बहुत टाइम है, सेमेस्टर टाइम से स्टार्ट हुआ, कोई इशू नहीं है, मेरे पास एम्पल टाइम होगा, मैं रिपीट कर सकता हूँ, बट फिर वही बात होगी, रिपीट भी करूंगा, फिर वही होगा, खत्म हो जाएगा। एक बार खुद से पढ़ लो, मैं रिपीट करूँ, एक बार खुद से लाइब्रेरी जाने का टाइम नहीं है, इंटरनेट पे ही सर्च कर लो ISLM मॉडल, यू विल गेट ऑल द डिटेल्स, हजारों रेफरेंसेस मिल जाएंगे, ब्लॉग्स मिल जाएंगे, एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आगे। Hope that you will do that for tomorrow. कल है ठीक है भाई, आप लोगों को एनफ टाइम मिल जा रहा है, लेकिन एनफ टाइम 2-3 डेज मिल रहा है, एक बार पढ़ लीजिए क्योंकि ये चीज कंफ्यूजिंग है और अब आगे और कंफ्यूजिंग है। इसमें एग्जाम में 2 बड़े क्वेश्चन बनेंगे, एक तो ISLM एक्सप्लेन द ISLM मॉडल बन गया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी यूजिंग द ISLM मॉडल। तो जब ये वाला बनेगा तो अगर ISLM नहीं समझ में आया है तो ये क्वेश्चन और प्रॉब्लम है, इसलिए कह रहा हूँ एक बार पढ़ लीजिए। इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो आपके पाले नहीं पड़ते, मतलब आपको उनसे कोई वास्ता नहीं है क्योंकि आपको कोई इसका नेट नहीं देना है, नेट से भी पढ़ो, वरना ISLM पे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनते हैं। खैर उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है, बट इफ यू आर नॉट क्लियर इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग इतनी मेहनत करके आ रहे हो ऐसे मौसम में, तो थोड़ा सा 1 घंटा आधा घंटा पढ़ ले, बहुत अच्छा रहेगा। जुबैर रिजवी, Yes, sir. तहरीन, फैसल, आतिफ, प्रवीण, Yes, sir. अफनान, अनहर, मानसी, हार्दिक, अजीमुशान, अल्तमश, जहीन, अमित, संजीव, मेहताब, अब्दुल्ला, कैफ, चंगेज, अबू हुजैफा, मुजीबुर, Yes, sir. इंशा, नम्रा, जैनब, मोहम्मद फिरोज, अब्दुल शहजाद, अनिरुद्ध, वैभव,
Arsalan, Zishan. Yes, sir. This analysis is showing a proportionate relationship. 45-degree line just shows a proportionate relationship between income and expenditure. That's it shows nothing. This is the मैं plan पुश करके and when it is moving forward, it is leading to changes in income from this income to this income, or it is coming from here to here. This line as such, it has no significance other than to explain the ratio between income and expenditure. Proportional relationship between income and expenditure. And here they have explained it by a different way. They have explained the derivation of Keynesian process. This जो आपने over the topic which you have studied in macro one, this one is just this Keynesian process. From here it has taken. But it has no other explanation other than to say that this is the level of income and this is the level of income. In fact, we will come to this topic when we will derive the aggregate demand curve from the IS curve. ये topic हम लोग पढ़ेंगे, the derivation of aggregate demand curve from this. Yeah, this is the portion of autonomous investment, autonomous consumption. This includes, अगर ये सिर्फ investment curve है, if suppose this is the only investment curve, then this is the portion of autonomous investment. If this is consumption curve, then this is the portion of autonomous consumption. So this is the portion which shows the autonomous component curve. और अगर इसमें जब हम government expenditure को add करेंगे, then again that is also it will shift forward. But this gap is shown by the autonomous consumption. So, yesterday we have discussed, we finished with the LM curve, the intersection of it, wherein the LM curve and the IS curve interacts with each other, that is the point of equilibrium for the economy. This point, it determines two things. It is determining two things. First, the rate of interest and the level of income. On the x-axis, you have the level of income, that is Y2. Y2 happens to be the level of income where both the goods market and the money market is in equilibrium. And similarly, at this rate of and at this point, the rate of interest is R. Now, this rate of interest, if you take in the perspective of the first topic which I have studied, ये rate of interest in the classical it was determined only by investment and saving. Here it is determined by investment and saving and the demand and supply for money also. In the Keynesian terms, interest rate was determined only by the rate of interest was determined only by the demand for and supply for money. But in this ISLM model, the rate of interest is determined by both demand for and supply for money and investment and saving. So this is a much better theory than both the Keynesian and the classical and even the loanable funds. From all those, this is the better theory because it is taking both the goods market and the money market while determining the equilibrium rate of interest and the equilibrium level of income. Clear? इससे पहले when we have studied macroeconomics and the Keynesian economy, the Keynesian cross जो हम एक लाइन इस तरह का ड्रॉ करते थे, ये जो अभी 45 डिग्री लाइन इससे कहने का मतलब नहीं है this is investment, this is consumption plus investment. So this was the point of equilibrium. This was the basic Keynesian model. इस Keynesian model में आपने rate of interest कहीं नहीं लिया है, except for here where you are using this in investment curve. Investment, it depends upon an autonomous component plus
a marginal efficiency of investment and the income. So यहाँ पर थोड़ा सा आपने rate of interest लिया, but as such you have not taken the money market over here. आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, क्या गवर्नमेंट इस पोजीशन, गवर्नमेंट मनी सप्लाई बढ़ा रही है या आप डिक्रीज तो करना चाह रहे हो, क्या गवर्नमेंट मनी सप्लाई डिक्रीज कर रही है, इसका यहाँ पर कोई रोल नहीं. बट व्हेन वी मूव ऑन, लेकिन ऐसा नहीं होता है. मनी सप्लाई इज ऑल्सो एन equally important component as saving and investment. So the beauty of the Hicks and Hansen is, of this ISLM model is, it is incorporating both goods and money market and showing simultaneous equilibrium. सब चीजें equilibrium में है at point E. Now अब हम लोग इस तरह की चीजें देखेंगे कि क्या इफेक्ट होता है before moving on to the exact topic of monetary policy and fiscal policy, जबकि ये चीज आप लोग वहां भी देखेंगे, but हम कोशिश कर रहे धीरे धीरे जाने का, so that you people understand this point easily. Now we are going to look at the effect of changes in the supply of money by the central bank on the rate of interest. What we are going to see, we are now, अब तक हम लोगों ने सिर्फ ISLM मॉडल, IS को अलग पढ़ा था, LM को अलग पढ़ा था. Now once we are finished with the ISLM model, now we are looking at what changes it will be there when there is a change, when already there is an equilibrium, and after that the Reserve Bank of country, where was the first equilibrium? E. E is the point of first equilibrium where the IS curve is just equated to the LM curve. No, this is, एक मिनट, हमने ये डायग्राम गलत लगाया है. Given now this is the topic is wrong. जो इसका कैप्शन है वो गलत लगा दिए. ये सेंट्रल बैंक का नहीं दिखा रहे. This we are showing इन्वेस्टमेंट और उसमें चेंज. अगर इन्वेस्टमेंट और सेविंग में चेंज हो रहा है, यानी फिस्कल पॉलिसी में चेंज हो रहा है, then what is the condition? हम सिर्फ ये देख रहे हैं इक्विलिब्रियम था, अब सेंट्रल बैंक ने कोई ऐसी हरकत कर दी जिसके वजह से क्या हो रहा है. So given the liquidity preference schedule with the increase in the supply of money, more money will be available for speculative motive at a given level of income, which will cause the interest rate to fall. ये वाला बेसिकली ये वाला डायग्राम है, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है, हम IS कर्व का मूवमेंट नहीं देख रहे हैं. We are just looking at the movement of the LM curve. This diagram, the first diagram is wrong. Now there is a change. So with this rightward shift तब क्या होता है, अब पहले यहां पे इक्विलिब्रियम था, LM कर्व जब शिफ्ट हो गया, when the LM curve is shifting to LM dash, the new equilibrium position में rate of interest क्या है, वो कम है और level of income बढ़ गया. We have taken only one item, and that item is we are just changing the LM schedule. The IS schedule is as it is. In this axis it is the rate of interest, and over here it is the level of income. Now if the IS curve remains as it is, when the LM curve it shifts towards the right, then what is leading? From R0 we are going down, or the rate of interest falls to R1.
the level of income it increases from Y0 to Y2. Clear? Now this is the next case. Now suppose instead of increasing the supply of money, the central bank of the country it reduces the supply of money. If instead of increasing the supply of money, now what will happen if that is the case? Then the LM schedule, will move from LM to LM double dash. जब reduction हो रहा है, then we are moving towards the left. When this is happening, with the reduction in the supply of money, less money will be available for speculative purposes at each level of income. As a result, the LM curve will shift towards E. Chunke the IS curve is unchanged. Because the IS curve is unchanged, the new equilibrium position, the rate of interest will be higher. The rate of interest is higher and the level of income is lower. Clear? एक पॉइंट क्लियर हो गया कि इफ जस्ट अब यहाँ पे चूंकि अब हम आगे चल के देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी दोनों अलग अलग चीज नहीं है, दोनों अलग अलग काम नहीं करती, दे वर्क इन टैंडम, वो टुगेदर काम करती है। लेकिन हम अभी बस एक सिंपल एक पीसमील अप्रोच फॉलो करते हैं। वी आर जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द फर्स्ट केस। इफ इन दिस केस ओनली द लिक्विडिटी शेड्यूल इज चेंजिंग, व्हाट विल हैपन? क्लियर? क्लियर है कि नहीं? इस डायग्राम को जल्दी से बना लीजिए। एक ही डायग्राम में इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दिखाया है। फिर से देखें। मनी सप्लाई कम हो रहा है, लेवल ऑफ इनकम पे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। मनी सप्लाई कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। मनी सप्लाई जब कम होगा तभी तो एलएम इधर से इधर कब शिफ्ट होता है? ये एलएम कर्व है, ये जब इधर कब शिफ्ट होगा? दिस इज द केस व्हेन मनी सप्लाई घट रहा है। ये एलएम कर्व है, ये इधर जब ज्यादा शिफ्ट होगा, ये कब होगा? जब मनी सप्लाई बढ़ रहा है। हम यहाँ पे ऐसा हम शिफ्ट ही नहीं कर सकते। हम सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मान लीजिए कि एक साल ऐसा हुआ कि बजट नहीं आया, सिर्फ मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी है, सिर्फ मनी सप्लाई में चेंज हुआ, यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं। सपोज दिस इज द केस। Those people who are coming for the first time or any of your friend who will be coming for the first time next week, एक बार थोड़ा सा पढ़ लें। I will try to revise it on Monday. I will try to revise ISLM model quickly on Monday. अगर आप थोड़ा सा पढ़ के आ जाएंगे तो उनको भी फायदा होगा, प्लस यू कैन क्लियर योर ओन डाउट। सिर्फ हमें वी आर शोइंग द इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई। एरोज से आप इंक्रीज और डिक्रीज दोनों दिखा सकते हैं। अब आइए, अब हम देख रहे हैं, वी आर सीइंग द चेंजेस इन IS curve and one of them we are saying we are taking the change in government expenditure. अब एक दिस इज एन IS कर्व। हम यहां से यहां आ सकते हैं, ये एक तरह का मूवमेंट है, और इसी IS कर्व में हम यहां से यहां जा सकते हैं,
ये एक अलग तरह का मूवमेंट है। ये कब होता है? Autonomous, very good. This happens because of autonomous consumption, autonomous investment, government expenditure, innovations. ये हम लोगों ने पहले जब हम लोग आइस कर्व पढ़ रहे थे तब हम लोगों ने ये चीजें देखी थी. So now what we are saying, हम इसी को autonomous हम shift दिखाना चाहते हैं. Shift कब होगा? उसका एक एग्जाम्पल हमने ले लिया बीच वाला. It is because there is a change in the government expenditure. Now there is a shift. So changes in the autonomous investment and government expenditure will shift the IS curve if there is an increase in autonomous private investment. Investment का कुछ हिस्सा autonomous होता है, कुछ हिस्सा rate of interest पे depend करता है. Aggregate demand for goods and services will increase and this will bring about an increase in the national income through the multiplier process. Multiplier आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है in your macro one. On the contrary, if somehow the private investment expenditure or the government reduces its expenditure, the IS curve will shift towards the left and the LM, given the LM curve, हम क्या मान रहे हैं कि LM curve as it is है. What we are, the LM curve is not shifting. We are going by that. The LM curve is not shifting. Given the LM curve, both the rate of interest and the level of income will fall. Take it a piece by piece meal. This was the initial case where my IS curve was equal to my LM curve. What has happened? IS curve increased. Government expenditure बढ़ गया. So it shifted from IS to IS dash. The moment it shifts to IS dash, what does it denotes? The new equilibrium point is point H. Now at this point of point H, what is the rate of interest? R2. So the rate of interest has increased, and what is the level of income? Y2. Y2. That has also increased. Simultaneously, if suppose because of one reason or the other, the government expenditure has decreased or the autonomous investment has decreased, now my IS curve is shifting from IS to IS double dash. When this is happening, both the rate of interest has fallen from R0 to R1 and the level of income has decreased from Y0 to Y1. Clear? जल्दी से इस डायग्राम को भी बना लीजिए. अगर एक बार आपको शिफ्ट की कहानी
ही समझ में आ गई। अब इस तरह की छोटी मोटी चीजें बहुत कुछ होंगी, लाइक changes in the desire to save or the marginal propensity to consume. Marginal propensity to consume आप लोग को याद है, 1 पैसा इंक्रीज हुआ, 1 रुपए इंक्रीज हुआ, तो उसका कितना पैसा आप कंज्यूम कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इज मार्जिनल propensity to consume. So let us consider what happens to the rate of interest when the desire to save, or in other words, the marginal propensity to consume changes. When people's desire to save falls, that is when the marginal propensity to consume rises. B, जो MPC होता है वो जाएगा. The aggregate demand curve will shift upward, and therefore the level of national income will rise at each rate of interest. As a result, again the IS curve will shift. जब ऐसा होगा तो IS curve, क्योंकि IS curve कहां से बना है? If you just recall the first, जो आपने पहला डायग्राम बनाया है, जो आपके नोटबुक्स में पहला डायग्राम है, ये 3 डायग्राम वाला, यहां पर इस डायग्राम में क्या है? एग्रीगेट डिमांड। तो वही हम कह रहे हैं कि अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, लोगों को खाने की ज्यादा ख्वाहिश होने लगी, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? अगेन यहां तक अगर समझ में आ गया, देन इसके आगे तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि आईएस कर्व शिफ्ट होगा। द मोमेंट देयर इज अ शिफ्ट इन द आईएस कर्व अपवर्ड्स, बोथ द इनकम विल इंक्रीज, द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज। अगर किसी वजह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो गया इन द टाइम्स ऑफ डिप्रेशन, ये छोटी छोटी चीजें इसलिए बताई जा रही है क्योंकि जब आप फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे तो फिस्कल पॉलिसी अच्छे वक्त के लिए अलग होती है, बुरे वक्त के लिए अलग होती है। मॉनेटरी पॉलिसी अच्छे वक्त के लिए अलग है, बुरे वक्त के लिए अलग है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी। जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को बहुत बढ़ावा देना चाहते हैं तो फिस्कल पॉलिसी में एक्सपेंशन करते हैं, यानी गवर्नमेंट खूब इन्वेस्टमेंट करती है, रोड बनाती है, बिल्डिंग्स बनाती है, यूनिवर्सिटीज बनाती है। और जब इन्फ्लेशन होता है देन गवर्नमेंट हाथ खींचती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कम करती है, आप पे टैक्सेस ज्यादा लगाती है। तो दोनों केस में वहां पर क्या, जब हर चीज अच्छा हो रहा होगा देन द मोस्ट, सबसे आसान जो है वो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपका इंक्रीज होगा। अगर इनकम ज्यादा आ रहा है तो हम जाहिर सी बात है ज्यादा कंज्यूम करेंगे। अगर इन्फ्लेशन है तो हमें उस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कम करना है। उसका आसान तरीका क्या है? आपकी 100 रुपए तनख्वाह थी, 40 रुपए आपको टैक्स लगा दो। आपकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीजेस, जब आपकी जेब का पैसा कम हो गया तो आप ऑब्वियसली यू कैन कंज्यूम लेस। सिमिलरली थिंग आर देयर इन द मॉनेटरी पॉलिसी, वहां भी यही है। मॉनेटरी पॉलिसी में अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाना है तो गवर्नमेंट विल प्रिंट मोर नोट्स। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी को कम करना है, इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मुझे बैंक से लोन मिल रहा था, वो 5% पे था, अब मुझे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गया, देयर इज हाई इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, हर आदमी गाड़ी खरीदना चाह रहा है, टैक्स लगा दो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 5% था उसे बढ़ा के आप 15% कर दो, आदमी इंटरेस्ट नहीं लेगा, आदमी लोन नहीं लेगा, कंजम्पशन करेगा। सो दोनों पॉलिसियां, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, एक्सपेंशनरी होती है और कॉन्ट्रैक्शनरी होती है। जब डिप्रेशन होता है, जब मंदी होती है, देन मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम से कम कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन इंटरेस्ट